कांग्रेस पार्टी बुरी है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। जो कांग्रेस जिसकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो कांग्रेस अब भारत तेरे टुकड़े होंगे इसके नारा लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई है। कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन का मंच सजा हुआ है। लगातार पक्ष विपक्ष के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब शिखर सम्मेलन के इस सत्र में जो खास मेहमान मंच पर आने वाले हैं उनकी पहचान राजनीति में किसी नेता के तौर पर नहीं बल्कि राजनीति के आचार्य के तौर पर उनकी अपनी एक अलग पहचान है। एक ऐसी शख्सियत जो कल की धाम के पीठाधीश्वर हैं। एक वक्त था जब प्रियंका गांधी के सलाहकार के तौर पर उनकी बात होती थी। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के खास के तौर पर उनका नाम लिया जाता था। लेकिन वक्त गुजरा, कांग्रेस पार्टी से वो निष्कासित हुए और आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद प्रिय बताए जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। और प्रमोद कृष्णम जी के साथ इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी शीरीन। जोरदार तालियां आचार्य जी के लिए। तो एक और शानदार सेशन के लिए तैयार हो जाइए आप, क्योंकि मंच पर मेरे साथ बहुत शानदार इस वक्त व्यक्तित्व हैं और मैं उनका परिचय क्या कराऊं। मैं चाहती हूं कि आज आप खुद अपना परिचय दें, क्योंकि लोगों के मन में और मेरे भी मन में ये सवाल है कि मैं आपको क्या कहूं। एक स्वतंत्र संत कहूं, कांग्रेस से निकाले गए या कांग्रेस के पूर्व नेता कहूं, या बीजेपी के भावी नेता? देखिए श्रीन, कांग्रेस में होना, कांग्रेस से निकाल दिया जाना, किसी पार्टी से जुड़ जाना, ये बहुत छोटा विषय है। कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं। और यही देश जिसके साथ होने की आप बात कर रहे हैं वो जानना चाहता है कि क्या हुआ था उस दिन। आप कांग्रेस से क्यों निकाले गए? आप न्योता देने गए थे और अचानक से खबर आती है कि अब आप पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या हुआ उस दिन ऐसा? देखिए, कांग्रेस पार्टी बुरी है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन जो कांग्रेस वंदे मातरम का गीत गाती थी, जो कांग्रेस भारत माता की जय का उद्घोष करती थी, जो कांग्रेस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सूत्र को अपनाती थी, जो कांग्रेस जिसकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो कांग्रेस अब भारत तेरे टुकड़े होंगे इसके नारा लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई है। तो कोई देशभक्त भला वहां कैसे रह सकता है? आपने कहा कांग्रेस का स्वरूप पर आप सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना स्वरूप ही बदल लिया। इसके लिए किसी जिम्मेदार? क्योंकि आप तो लंबे समय से रहे कांग्रेस में, आपको एक मान सम्मान भी मिला। फिर इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि बात यहां तक पहुंच गई कि आप आज कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ खड़ा होना भी आपके लिए सही नहीं? देखिए, जब सफलता मिलती है किसी संगठन को या किसी पार्टी को तो उसके कई कारण होते हैं, और जब असफलता मिलती है तो उसके भी कई कारण होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अजीब किस्म की बीमारी पैदा हो गई है कि यदि कांग्रेस अच्छा करती है तो उसका श्रेय सारे कांग्रेस के नेता मिलके वो राहुल गांधी जी को देते हैं, और अगर कांग्रेस की बर्बादी का कोई जिम्मेदार और कांग्रेस की बर्बादी के जिम्मेदार कौन है ये सवाल खड़ा किया जाता है तो उस पर सब चुप हो जाते हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मैंने ये बात कही है कि यदि सफलता का श्रेय कप्तान को जाएगा तो बर्बादी की जिम्मेदारी से भी आप बच नहीं सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पतन का कारण, मैं सीधे सीधे शब्दों में आपसे पूछती हूं, जनता भी सुनना चाहती है, राहुल गांधी को मान रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा देश कह रहा है। पर आपने इशारा तो कुछ ऐसा ही किया। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं पूरा भारत, और आप कह रहे हैं कि फेलियर है ये उनका। देखिए, भारत को जोड़ना अच्छी बात है, भारत जुड़ना चाहिए, वैसे भारत जुड़ा हुआ ही है। कांग्रेस से छिटक रहा है। नहीं, भारत को तो सरदार पटेल ने भी जोड़ा था, और भारत को जोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया, और वो फैसला था 370 हटाने का। अब आप पूछेंगे कि 370 हटाने का फैसला भारत जोड़ने से, हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तब से लेके हम एक नारा लगाते थे और हम एक बात कहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते थे तो ऐसा नहीं था। कश्मीर में 2 झंडा, 2 निशान। 370 हटाने का फैसला भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसने हमें और हमारे मन को गौरवान्वित किया। भारत की जो गौरव गाथा है उसमें एक नया इतिहास लिखा गया। अब हम कह सकते हैं कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है। तब हम सिर्फ कहते थे, था नहीं। 370 हटने के बाद हम ये मान सकते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब तक ऐसा नहीं था। तो अगर जो पार्टी जिस देश की एकता के लिए कांग्रेस के बहुत नेताओं ने बलिदान दिए, जब कश्मीर से 370 हटाने का फैसला लिया जाता है, जब ऐसा फैसला लिया जाता है कि जिससे इस राष्ट्र की एकता और अखंडता और मजबूत होगी, उस फैसले का विरोध अगर कोई पार्टी करती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि देश की जनता को अच्छा लगेगा। यही कारण है कि कांग्रेस धीरे 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 तमाम देशभक्तों के दिल और दिमाग से उतरती चली गई। और अब आप भी कांग्रेस की नैया से उतर चुके हैं। मुझे ये बताइए कि आपने वो बात पूरी नहीं की कि आखिर क्या हुआ था उस दिन ऐसा जब एकाएक इस तरह का ऐलान कर दिया गया, इस तरह की खबर आ गई कि आप अब कांग्रेस से बाहर हैं। दूसरी चीज ये, प्रियंका गांधी के आप राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं, उनकी सलाह आपकी सलाह उन्होंने कई मौकों पर ली है। क्या उन्होंने कभी कोशिश नहीं कही कि उनकी तरफ से कभी कोई कवायद नहीं हुई कि आपको रोका जाए या आपसे बात की जाए? बात हुई क्या आपकी उसके बाद? देखिए, वो मुझे क्या बचाती हैं, फिलहाल वो अपने आप को बचाने में लगी हुई हैं। और जब आदमी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है, अपने को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, वो किसी को नहीं बचा पाता है। आप भी तो अपने थे ना उस समय, दूसरी बात, क्यों नहीं बचाया? दूसरी बात शीन, मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये विषय बहुत छोटा है। कांग्रेस पार्टी से मुझे निकाल दिया गया, मैंने कांग्रेस छोड़ दी, ये बहुत छोटा विषय है। हम लोग अभी तो मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे निकाल दिया और मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्वाइन किया है। चलिए, आपने अब प्रधानमंत्री का जिक्र किया तो ये सवाल आगे भी मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक मेरा सवाल ये, आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महज एक बार ही मिले, किसी के भी गले नहीं उतरती ये बात, क्योंकि प्रधानमंत्री का कल्कि धाम पहुंच जाना, वहां पर फाउंडिंग स्टोन रखना, और उस दौरान आपकी आसपास बातचीत भी हुई, वो बातचीत भी आप हमें बताइएगा। लेकिन क्या वाकई आप प्रधानमंत्री से सिर्फ एक ही बार मिले हैं? एक ही बार आपकी मुलाकात हुई है? ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने।
कुछ तो बताइए। ये प्रेम की बातें हैं ऊधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या मैं समझूं या वो जाने। कुछ तो बता दीजिए। आपकी लगभग आधे घंटे के आसपास उनसे बातचीत हुई, कई बार वो तस्वीरें ही हमने देखी। कुछ तो बताइए, प्रधानमंत्री से क्या बात हुई थी आपकी? आप तो हमेशा मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, फिर छिपाना क्या इसमें? देखिए, क्या बात हुई उसका जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन हां, मुझे 2-3 बातें ऐसी हैं जो भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने अपने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और समझदारी के हिसाब से देश को आगे ले जाने का काम किया। सड़कें बनी, ऐसा नहीं है सड़कें आज बन रही हैं, पहले भी बनी हैं। स्टेडियम आज बन रहे हैं, पहले नहीं बने, ऐसा नहीं है, पहले भी बने हैं। सड़कें, स्टेडियम, डैम्स, पावर हाउस, ये सब पहले भी बने हैं। भारत के प्रधानमंत्री जितने भी रहे उन्होंने भारत को विकसित करने का काम पहले भी किया है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक फर्क है। जितने भी पहले प्रधानमंत्री हुए उन्होंने भारत की जो गौरव गाथा थी, भारत का जो स्वर्णिम इतिहास था, भारत का जो शौर्य और पराक्रम था, उस पर दृष्टि नहीं डाली। नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऐसा स्वाभिमान प्रदान किया है जो शायद नरेंद्र मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आप प्रधानमंत्री, उसका कारण मैं बताता हूं। Okay. हमारा इतिहास देखिएगा, 1000 साल तक भारत गुलाम रहा, जिसमें हमारी जो प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और हमारे जो शौर्य की दास्तानें थीं वो कहीं गुम हो गई थी, खो गई थी। यहां जितने लोग बैठे हैं बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, अगर आप इनसे सवाल करें तो भाई बताइएगा कि भारत के पिछले 1000, 2000, 4000 साल के जो सम्राट हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उनके नाम गिनाइए तो 2-4 को छोड़ के नाम नहीं याद आएंगे। क्योंकि ये जो इतिहास है, इस हमारा जो शौर्य का, हमारा जो पराक्रम का इतिहास था, वो खत्म कर दिया गया धीरे धीरे। हमें क्या बताया गया, जिससे हम और गुलाम मानसिकता में जकड़ जा रहे थे। हमें बताया गया अकबर महान, हमें बताया गया ये 800 साल में जितने आक्रांता देश को लूटने आए इनको ग्रेट कहा गया, जबकि ये भारत के महान शासक हो ही नहीं सकते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, है ना, 600 शताब्दी में जाइए आप। तो सवाल इस बात का है कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास था उसको धीरे 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 हमारी अगली नस्लें भूल जाएं, हमारे मानसिक पटल से वो नाम हट जाएं, ये साजिशें भारत के साथ हुई। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को प्राचीन गौरवमयी भारत बनाने का जो एहसास हमें दिलाया है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक हूं और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी को ज्वाइन किया हूं। आपने कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल उठाया। आपने कहा कि वो, आपके शब्द अलग थे, लेकिन आप कहना यही चाह रहे थे कि नियत और नीति दोनों ही कहीं ना कहीं उसमें खोट आपको नजर आया। पार्टी में आपको इतना तो था कि आप जाकर उस फोरम पर अपनी बात रख सकें या आप कह सकें कि कांग्रेस पार्टी अपने ट्रैक से अलग हो रही है। कोशिश आपने की कभी? अक्सर जब हम सड़क पे जाते हैं ना तो हमारे सामने ट्रक चल रहे होते हैं, उनके पीछे 2 लाइन लिखी होती हैं, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। आप भी उन नेताओं की तरह ही बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के नेता ये आरोप पहले भी लगा चुके हैं कि कांग्रेस में सुनी नहीं जाती, परिवारवाद बहुत हावी है। वही बात है ये? गांधी परिवार के अलावा किसी की नहीं सुनी जाती वहां? देखिए, सच बात यह है कि कांग्रेस बहुत बड़े बड़े नेताओं की पार्टी हुआ करती थी। अब कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो किसी एक व्यक्ति के नौकरों की नौकरी करने में मशगूल रहते हैं। अब कांग्रेस नेताओं की पार्टी नहीं है, नौकरों की पार्टी बची है।
और जो कांग्रेस में नौकरी नहीं करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता है। अच्छा, कांग्रेस ने आप पर भी एक आरोप लगाया कि पार्टी लाइन से हटकर जो बात आप अभी इस मंच पर कर रहे हैं, इस तरह की बातें आप इशारों में कई बार कर गए हैं। पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी की आपने, उसी का तो खामियाजा नहीं है? क्या राम की बात करना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या में जाना पार्टी विरोधी है? क्या भारत की जब नई संसद का निर्माण हो तो यह कहना कि इस भारत की संसद को सिर्फ भाजपा की संसद समझकर विरोध मत करो, यह पार्टी विरोधी है? क्या यह कहना कि भाई कांग्रेस पार्टी सनातन के मिटाने वालों के साथ खड़ी है, यह गलत है, यह पार्टी विरोधी है? मैंने क्या गुनाह किया? मैंने 5 बातें कही। राम का विरोध मत करो, अयोध्या से नफरत मत करो, नरेंद्र मोदी के फैसलों की आलोचना करो लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत मत करो। तो क्या यह गलत है? देश के प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए श्रीन जी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के सही फैसलों की सराहना भी होनी चाहिए, तब लोकतंत्र जिंदा रहता है। और आपको अगर नरेंद्र मोदी नई संसद बनाते हैं तो विरोध, नरेंद्र मोदी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो विरोध, नरेंद्र मोदी अगर 370 हटाते हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए एक सख्त फैसला करते हैं तो विरोध, नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं तो विरोध, नरेंद्र मोदी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जाते हैं तो विरोध। तो इसका मतलब है कि आप नरेंद्र मोदी के फैसलों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी से नफरत कर रहे हैं। और माफ करना, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष आवश्यक है, लेकिन सशक्त विपक्ष तब तक नहीं बन सकता है जब तक आपका दिल साफ ना हो। याद करिएगा, जिस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने किए तो उनके घोर विरोधी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी उन्हें दुर्गा कहा था जबकि उनके फैसलों के विरोधी थे वो। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेसी हो गए थे? नहीं। और जब नरसिम्हा राव जी के सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भारत का पक्ष रखने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था, तो क्या कांग्रेस भाजपाई हो गई थी? सवाल इस बात का है कि पार्टी छोटी है, सत्ता आएगी और जाएगी, राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। और मैं राष्ट्र की बात, मैं कल भी राष्ट्र की बात करता था, आज भी राष्ट्र की बात कर रहा हूं और आखिरी सांस तक मैं राष्ट्र की बात करता रहूंगा। अगर ये गुनाह है, अगर ये गुनाह है, तो फिर इस गुनाह की सजा पाने के लिए मुझे एक निष्कासन नहीं, 1000 बार निष्कासन मुझे मंजूर है, लेकिन मैं देश के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार तो नहीं हूं। क्या कांग्रेस पार्टी में देश हित की बात करना, राष्ट्र धर्म की बात करना, क्या इसकी इजाजत नहीं है क्या? क्योंकि आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इतनी हद तक चीजें हैं। कांग्रेस के नेताओं से पूछो ना, आप रह चुके हैं ना कांग्रेस में। नहीं, उनसे पूछिए, आप बेहतर बता पाएंगे। उनसे पूछिए, जरूर पूछिए, आज ही पूछिए कि कोई ऐसी बात बताओ जो पार्टी के विरोध में थी। मैंने 5 बात गिना दी। राम मंदिर का विरोध करना, ये पार्टी के कौन से संविधान के किस पेज पे लिखा है? सनातन को मिटाने वालों का समर्थन करना। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी बुनियाद में सामाजिक समरसता और सद्भावना है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह थोड़ी है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, हिंदुओं को गाली देने का नाम धर्मनिरपेक्षता है। अगर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नाम धर्मनिरपेक्षता है तो मैं ऐसी धर्मनिरपेक्षता को ठोकर पे मारता हूं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे सीएए को लेकर मैं सवाल करना चाहती हूँ। ये तो कांग्रेस की बात हो गई। अब सीएए को लेकर जिस तरीके से तेजी से सरकार काम भी कर रही है और एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है उनके एजेंडे में शामिल, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सीएए का जो विरोध कर रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है कि सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं। सारा का सारा विपक्ष
आपको मैं बताऊं सीन, प्रॉब्लम क्या हो गई है जिसकी वजह से विपक्ष और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, और विपक्ष इतना कमजोर होता जा रहा है कि विपक्ष को पक्ष में आने की संभावना ही समाप्त हो रही है। उसका कारण पता क्या है? सारा का सारा विपक्ष राहुल गांधी जी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। राहुल सीएए में सीएए का विरोध करने वाले, अभी यहां आपके यहां नेता आएंगे, उनसे पूछना भाई सीएए का विरोध क्यों कर रहे हो? जितने नेता सीएए का विरोध कर रहे हैं वो सब कहते हैं, एक बात सब कहते हैं कि साहब सीएए लागू होने से देश के किसी भी नागरिक पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए कि जिस कानून के लागू होने से भारत में पैदा होने वाले हिंदू और मुसलमान किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब भारत में पैदा होने वाले किसी भी मुस्लिम भाई बहन की जिंदगी पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, तो फिर सीएए मुसलमान विरोधी कैसे हो गया? ठीक है, यह सवाल बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि सीएए जो लागू किया गया है यह देश के हित में जरूरी था और इसकी स्वस्थ समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा कि आप कांग्रेस में नहीं है, लेकिन आप किसी दल से भी नहीं जुड़े हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ आपने इस मंच पर भी कई बार उनकी नीति की भी कर दी, उनकी नीयत की भी कर दी। आप बताइए, आप बीजेपी ज्वाइन कब कर रहे हैं? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं की है, माफ करना, क्षमा चाहता हूं। सच को सच कहना तारीफ नहीं कही जाती है। भारत के प्रधानमंत्री, देखिए, जब व्यक्ति कोई काम इसलिए करता है कि उसमें मेरा हित है, मेरा फायदा मेरा नुकसान, ये सोच करके काम करता है, तो वो स्वार्थ कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में इसलिए काम करता है कि ये मेरे राष्ट्र के लिए है, ये इन 140 करोड़ भारतीयों के लिए है, तो वो कार्य परमार्थ कहलाता है। पर आप ये तो बता दीजिए कब ज्वाइन कर रहे हैं? इसलिए मैं निसंदेह आप ज्वाइन कर रहे हैं ना? निसंकोच होकर एक बात कहना चाहता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी की तारीफ नहीं करता हूं, नरेंद्र मोदी काम ही ऐसे करते हैं कि काबिले तारीफ हो जाता है। अब ये तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? अच्छा, कब ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी ज्वाइन करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब करूंगा ढोल बजा के करूंगा, आपको बता के करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हमारे साथ यहां आने के लिए और इस शानदार सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।